सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? ठीक है। तो आज हम लोगों को क्या स्टार्ट करना है? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रिवीजन सीरीज। और रिवीजन सीरीज के अंदर हमारा जो पहला लेक्चर है वो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोग किसकी बात करेंगे? दी फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उन्हें हम क्या देखेंगे, उसे हम वन शॉट के अंदर कंप्लीटली रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का लेक्चर हमें डिस्कस करना है और जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसे हम कंप्लीटली आज फिनिश कर लेंगे। ठीक है। तो देख लेते हैं कि बेसिकली जो कंप्लीट चैप्टर है वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, यानी कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन या ब्रॉड लेवल पे तो वो पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग एक बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये वन शॉट है तो कोई मुझे टाइमलाइन, लेकिन देखो एक चीज समझो, फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो टाइमलाइन है उस टाइमलाइन को आपको इस तरह से समझना है कि सबसे पहले क्या था। सबसे पहले वहां पे मोनार्की रूल कर रही थी। मोनार्की के बाद वहां पे चेंजमेंट आया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आई। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के बाद जो वहां का मोनार्क था उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। जिसके बाद वहां पे किसका रूल आया? मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर का टाइम पीरियड आया। यानी कि जो मोनार्क था उसको क्या किया गया, उसको ग्लोटीन करके मार दिया गया और उसके बाद किसका टाइम पीरियड आता है? मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर। अब एक चीज समझना है कि याद रखना, सबसे पहले मोनार्क रूल कर रहे थे, उसके बाद पावर किसके पास आई? मिडिल क्लास के पास। और मिडिल क्लास के बाद जो मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर का टाइम पीरियड था वो पावर किसके पास आई थी? जो पुअर लोग हैं, यानी कि सोसाइटी के जो गरीब लोग थे, आर्टिसन लोग थे और जो फार्मर लोग थे, मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर के टाइम पे पावर पुअर लोगों के पास आ गई थी। लेकिन मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर के बाद जब पावर कहां पे गई? जब पावर दोबारा से डायरेक्टरी के पास गई। अभी डायरेक्टरी का टाइम पीरियड है। डायरेक्टरी के पास जब पावर गई तो दोबारा से पावर किसके पास पहुंच गई? मिडिल क्लास के। और मिडिल क्लास के बाद लास्ट में किसकी एंट्री होती है? वन ऑफ दी मोस्ट फेमस पर्सन ऑफ फ्रांस हिस्ट्री। वो कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये पूरा का पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन है। यानी कि फाइनली कहां से स्टार्ट हुआ? स्टार्ट हुआ मोनार्की से, और बाद में जाके जो नेपोलियन होता है वो भी क्या बन जाता है? एक तरह से डिक्टेटर की तरह काम करने लगता है कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, क्योंकि वो सारे डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लेने लगता है। हम लोग 10th में जब कंटिन्यू करेंगे तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि नेपोलियन के पास पावर आ चुकी है, अब किस तरह से जो फ्रांस है उसको एक नेशन बनेगा, या किस तरह से फ्रांस का इंटीग्रेशन होगा, किस तरह से फ्रांस एक नेशन स्टेट बनेगा। ये जो सारा कंटिन्यूएशन है वो हमारा 10th में है। 9th में हमें क्या देखना है कि मोनार्की से नेपोलियन तक के टाइम पीरियड को हमें स्टडी करना है 9th में। ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन में क्या देखना है कि स्टार्टिंग में जो फ्रांस सोसाइटी थी, जो फ्रांस में सोसाइटी देखने के लिए मिलती थी, वो किस तरह की सोसाइटी उस टाइम पे देखने के लिए मिल रही थी। यानी कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में फ्रांस की सोसाइटी किस तरीके से डिवाइडेड थी, क्या क्या हमें पता है। फर्स्ट स्टेट था, सेकंड स्टेट था और थर्ड स्टेट था। इस तरह से फ्रांस की सोसाइटी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिवाइड थी। उसके बाद देखेंगे आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि पूरी स्टडी करेंगे कि किस तरह से क्या होता है, किस तरह से टैक्स लगाए जाते हैं थर्ड स्टेट पे, और थर्ड स्टेट इन टैक्स के अगेंस्ट में क्या करता है? इन टैक्स के अगेंस्ट में रेवोल्यूशन करता है। और किसका क्रिएशन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। यानी कि रेवोल्यूशन के बाद कौन बन के तैयार होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। और उसके बाद किसका एंट्री होती है? उसके बाद एंट्री होती है जैकोबियन क्लब की और डायरेक्टरी की। ठीक है। तो ये सारी की सारी टाइमलाइन है किस तरह से चीजें कंटिन्यू होंगी। ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग कब हुई थी, यानी कि आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन बोला जाए तो कब हुआ था? अगर बोला जाए कि कब से फ्रेंच रेवोल्यूशन किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? ईयर था कितना? 1789। ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था? 1718 के 1789 के टाइम पीरियड पे हमें क्या देखने के लिए मिला था? यहां से फ्रेंच रेवोल्यूशन की बिगनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हमें देखनी है, लेकिन कुछ टॉपिक क्या हैं, कुछ टॉपिक अलग से भी पढ़ने हैं। कौन से टॉपिक हैं? रेवोल्यूशन ऑफ
रेवोल्यूशन ऑफ वुमेन, यानी कि फ्रांस में आपको पता होगा कि जब भी वोटिंग राइट मिले तो किसको मिले, मैन को वोटिंग राइट मिले, वुमेन को वोटिंग राइट नहीं मिले। तो वुमेन ने भी अलग से क्या किया, अलग से रेवोल्यूशन करा, अपने वोटिंग राइट की डिमांड करी, उसके बारे में बात करनी है। नेक्स्ट, जो स्लेव थे, वो जो स्लेवरी चली आ रही थी उसका किस तरह से एवोल्यूशन हुआ, किस तरह से स्लेवरी आगे बढ़ी, किस तरह से स्लेवरी खत्म हुई, उसके बारे में भी हमें देखना है। और फाइनली हमें देखना है क्या हुआ, फाइनली हमें देखना है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसका क्या फाइनल रिजल्ट देखने के लिए मिला। क्लियर इतना? ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो आपको पता है कि जो फ्रांस, जो ओल्ड रिजीम था हमारा 18th सेंचुरी में, वो क्या है, उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जो हमारी सोसाइटी है वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। और क्या होता है 1774 में लुई 16 क्या करते हैं, आराम से राजा बन के गद्दी पे बैठते हैं। और अब ये क्या सोचते हैं, अब ये सोचते हैं अब तो मजे मजे हैं, हाँ नहीं, पहले ये सोचते हैं कि राजा बन गए हैं, पापा ने बहुत कुछ कमा के रखा होगा हमारे लिए, अब क्या करेंगे उस पे, हाँ, तो पहले सोचा तो यही है ना, थिंकिंग तो यही होगी कि राजा बने हैं, पापा ने बहुत कुछ कमा के रखा होगा, अब उसको यूटिलाइज करेंगे। लेकिन जब ये बैठे तो इन्हें पता चला कि जो इनकी टेरिटरी है, जो इनका जहाँ पे जो इनका खजाना है वो कंप्लीटली खाली है, मतलब पापा ने सारा पैसा पहले से ही बर्बाद कर दिया है, उड़ा दिया है। ठीक है, ये खुशी खुशी राजा बने थे कि पापा के, बहुत दिन से पापा के अंडर रहना पड़ा, डर डर के रहना पड़ा। अब क्या हुआ, जब इनने अपनी ट्रेजरी में जाके देखा तो क्या हुआ, इनकी ट्रेजरी क्या हुआ, खाली थी। ठीक है, तो हाँ, तो इनके साथ यही कंडीशन, सुनो, इनके साथ यही कंडीशन हो गई, इनके साथ यही कंडीशन हो गई कि इनके पापा ने क्या कहा, बेटा तुम अपना नाम करो, मैंने जो कमाया था वो मैं यूटिलाइज करके पूरा यूज करके जा रहा हूं, आपको क्या करना है, अपना कमाना है और अपना खर्च करना है। अब ये तो है राजा, तो ये तो मेहनत करने वाले नहीं है, तो इन्होंने कहा चलो प्लानिंग करते हैं कि कैसे कैसे अपना तिजोरी को भरा जाए। तो इन्हें क्या समझ आया, क्या करते हैं, टैक्स बढ़ाते हैं। ठीक है, इन्हें क्या समझ आया कि हम क्या करते हैं, टैक्स को बढ़ाते हैं। लेकिन अब ये नए नए राजा बने थे और ये एटीट्यूड में थे, लेकिन ये लोग पुराने थे, क्लर्जी हो गया, नोवेल्टी हो गया, ये लोग पुराने लोग थे। तो इनने कहा कि क्लर्जी से टैक्स दोगे, तो ये बोले कि टैक्स तो हमसे नहीं ले सकते हो क्योंकि हम बहुत पहले से यहाँ पे काम बैठे हुए हैं और तुम अभी अभी आए हो, तो हमसे ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी है, हम कोई टैक्स नहीं देंगे। नोवेल्टी सेम इन्होंने बोला कि हम कोई टैक्स नहीं देने वाले हैं। तो हाँ, तो बेसिकली इन लोगों ने क्या कि इन दोनों ने टैक्स देने से कंप्लीटली मना कर दिया। फाइनली टैक्स क्या, इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, फर्स्ट 2 स्टेट टैक्स नहीं दे रहे हैं तो हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेट से ही सारा का सारा टैक्स को वसूल लेते हैं। और पूरा का पूरा टैक्स, ट्रेजरी भरने के लिए जो भी टैक्स था वो किस पे लगा दिया गया, थर्ड स्टेट पे लगा दिया गया। तो थर्ड स्टेट में क्या थे, अब देखो ये क्या है, ये हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल। तो ये लोग क्या थे, ये वेल्दी पीपल थे, यानी कि ये लोग उस टाइम पे भी अर्निंग कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे और ये एजुकेटेड भी थे। तो इनके उस टाइम पे इन लोगों को नॉलेज थी, तो इन्हें ये चीज़ समझ में आ रही थी, मतलब मजे करो तुम, मस्ती करो तुम, और पैसे कौन भरे, पैसे सारे के सारे हम। तो इन्होंने कहा रुक जाओ, राजा को अभी समझाते हैं, थोड़े बहुत दिन उसे एंजॉय कर लेने दो। तो बेसिकली क्या था कि टैक्स किस पे लगाया गया, थर्ड स्टेट पे। अब 2 फेमस टैक्स हैं जिन टैक्स को आपको याद रखना है, कौन है, टेथिस और टेलिस। तो टेथिस टैक्स क्या लगाया जाता था, ये चर्च के थ्रू लगाया जाता था, और किस पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे। ठीक है, आपको कितना देना होता था, 1/10। और टेल्स टैक्स क्या लगाया जाता था, ये डायरेक्टली किसको, राजा को पेड करना होता था। तो बेसिकली क्या है कि मजे सारे लोग कर रहे हैं और टैक्स कौन भर रहा है, सिर्फ थर्ड स्टेट भर रहा है। तो इन्हें क्या हुआ, इन्हें कहा कि आप जब उन लोगों से नहीं ले पा रहे हो तो हमसे भी आप नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करा गया, अच्छा एक चीज और चल रही थी फ्रांस में, कि फ्रांस में वहां उस टाइम पे क्या देखने के लिए मिल रही थी, सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस ऐसी क्राइसिस होती है जहां पे आपको सरवाइव करना भी मुश्किल होता है।
सरवाइव करना भी मुश्किल होने का मतलब है कि इतनी बुरी क्राइसिस होती है जब आपको खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है, आपके लिए जो बेसिक लाइवलीहुड में चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जब आप उनको भी मैनेज नहीं कर पाते हो, तो उस टाइम पीरियड पे क्यों क्या बोलते हैं, उस टाइम पीरियड को हम सब्सटेंशियल क्राइसिस कहते हैं। अब ये क्यों देखने के लिए मिल रही थी? सबसे बड़ी रीजन था कि जो यूरोप की पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही थी। पॉपुलेशन इंक्रीज करने की वजह से क्या था, जो फूड ग्रेन की डिमांड है, अब लोग ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा खाना खाएंगे, ज़्यादा खाना खाएंगे तो आपको क्या करेंगे, जो फूड ग्रेन की डिमांड है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। फूड ग्रेन की डिमांड इंक्रीज कर रही है और जो प्रोडक्शन है वो उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा है, तो जितना प्रोडक्शन अवेलेबल होगा उसके प्राइस अपने आप ही क्या हो जाएंगे, राइज कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो जो सोसाइटी के गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, वो उस फूड ग्रेन को क्या नहीं कर पाएंगे, उस फूड ग्रेन को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और उस टाइम पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, सब्सटेंशियल क्राइसिस। अब यहाँ पे एक कंडीशन पे कहीं ऐसा होता है कि कहीं ड्रॉट आ गया या हेल की कंडीशन आ गई, कहीं सूखा पड़ गया या ओले पड़ गए, तो जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन भी क्या होगा, वो प्रोडक्शन भी खत्म हो जाएगा, वो प्रोडक्शन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और फ्रांस के लोगों को प्रॉपरली खाने के लिए चीजें अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। हो नहीं रहा थर्ड स्टेट का, क्योंकि ड्रॉट की सिचुएशन आ गई, हेल की सिचुएशन आ गई, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, और साथ ही साथ इन्हें क्या करना है, टैक्स भी भरना है। पहली बात तो ये अपने लिए ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, खाने पीने के लिए चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही राजा अपना लगाए हुए है कि भाई थोड़ा सा ट्रेजरी खाली है, पापा ने कुछ छोड़ा नहीं है, तो क्या करना है, थोड़ा बात यहाँ भी डालते रहना। अब ये कह रहे हैं कि हमारा खुद का खर्चा नहीं चल रहा है और तुम आ गए बीच में पैसे मांगने, तो इन्होंने कहा ठीक है चलो अभी वोटिंग का टाइम आएगा तब देखते हैं, क्योंकि नंबर हमारे किसके ज़्यादा हैं, नंबर किसके ज़्यादा हैं, नंबर थर्ड स्टेट के ज़्यादा है। तो इन्होंने कहा वोटिंग का टाइम आएगा ना, जब टैक्स बढ़ाने के लिए, तब हम बात करेंगे कि तुम कैसे ये टैक्स को क्या कराते हो, टैक्स को पास कराते हो, ठीक है। तो ये क्या था, ये उस टाइम पे सब्सटेंशियल क्राइसिस देखने के लिए मिल रही थी। नेक्स्ट क्या हुआ, लेकिन हमने आपसे बात किया था कि उस टाइम पीरियड पे क्या था, जो मिडिल क्लास है वो क्या हो रहा था उस टाइम पे, वो ग्रो कर रहा था, वो एजुकेटेड हो रहा था, यानी कि वो क्या हो रहा था, उससे न्यू न्यू आइडिया पढ़ने के लिए मिल रहे थे। जो उस टाइम पे जो फेमस थिंकर थे, उस टाइम के जो फेमस थिंकर थे, जैसे कौन, जॉन लॉक हो गए, हमारे रूसो हो गए, और कौन हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए, ये सारे लोग अपने विचार पब्लिक के सामने रख रहे थे, और जो मिडिल क्लास था वो इन सारे थिंकर के जो विचार थे या जो थिंकिंग थे उसको पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे। इसका मतलब है कि इन लोगों को एक चीज समझ में आ रही थी कि जो हो रहा है फ्रांस की सोसाइटी में वो क्या है, वो कंप्लीटली गलत हो रहा है, यानी कि सही तरीके से फ्रांस की सोसाइटी में चीजें नहीं हो रही हैं। तो कौन कौन तीन फेमस थिंकर हैं, पहले हमारे कौन है, जॉन लॉक, और इनकी जो क्या है, इनका टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड क्या है, रूसो का क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और थर्ड हमारे क्या है, मॉन्टेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ लॉ। अब जॉन लॉक ने क्या बताया अपनी बुक्स में, इन्होंने ये बताया है कि जो राजा है या जो किंग है उसके पास कोई डिवाइन पावर नहीं है, यानी कि उसे भगवान ने नहीं भेजा है, वो क्या है, वो हम लोगों की तरह एक आम आदमी है, उसके पास कोई डिवाइन राइट नहीं है, ना वो भगवान का भेजा हुआ दूत है। सेकंड, जो रूसो थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने क्या बोला कि पब्लिक का और राजा के बीच में क्या होना चाहिए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि राजा कुछ करेगा तो उसे पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा, और पब्लिक क्या कर सकती है, पब्लिक राजा से क्वेश्चन कर सकती है, पब्लिक राजा से क्वेश्चन पूछ सकती है। क्लियर है। थर्ड क्या था, थर्ड था मॉन्टेस्क्यू का द स्पिरिट ऑफ लॉ। इसके अंदर क्या किया गया था, इसके अंदर बात करी गई थी कि पावर का डिवीजन होना चाहिए, किसके बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में, और जुडिशरी के में। तो उस टाइम पीरियड पे जो मिडिल क्लास था वो ये सारे की सारी थिंकिंग को पढ़ रहा था, ये सारी चीज़ों को पढ़ रहा था। तो उसके बाद उसे क्या रियलाइज हुआ, अरे हम तो बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, हमें तो क्या करना चाहिए, अपने राइट की या अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए। क्लियर। आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड की बात करेंगे तो उसके पहले क्या हुआ था, जो टैक्स इंक्रीज करना था
तो टैक्स इंक्रीज करने के लिए मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग बुलाई गई मतलब फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट की मीटिंग कंडक्ट कराई गई। अब थर्ड स्टेट वाले तो पहले प्लानिंग करके बैठे थे कि हमारे नंबर क्या हैं, हमारे नंबर तो ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, इजीली वोट डाल के क्या कर लेंगे, इजीली वोट डाल के अपनी बात को मनवा लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन थी, यहाँ पे जब वोटिंग हुई तो वहाँ पे क्या कंडीशन थी कि हर स्टेट को क्या था, ओनली 1 वोट था। यानी कि फर्स्ट स्टेट का 1 वोट, सेकंड स्टेट का 1 वोट और थर्ड स्टेट का 1 वोट। तो इसकी वजह से जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज को अपोज करना चालू किया। अपोज करना चालू किया मतलब उन्होंने ये बोला कि आपके जब क्लर्जी को टैक्स नहीं देना है, नोवेल्टी को टैक्स नहीं देना है, तो फाइनली टैक्स किसको देना है, हमें थर्ड स्टेट को वोट टैक्स देना है। तो थर्ड स्टेट को, तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि थर्ड स्टेट को टैक्स देना है, इसका मतलब कि जो ऊपर के 2 लोग हैं वो तो इसी सपोर्ट में वोट डालेंगे कि क्या करना चाहिए, थर्ड स्टेट पे टैक्स लगाना चाहिए। तो बेसिकली फाइनली थर्ड स्टेट ने क्या डिसाइड किया कि आप क्या करोगे, जब तक आप थर्ड स्टेट को ईच इंडिविजुअल बेसिस पे वोट देने की पावर नहीं देते हो, यानी कि पर पर्सन को 1 वोट का राइट मिलना चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे, तभी हम लोग वोटिंग करेंगे। और अगर ऐसा हर पर्सन को वोट डालने का राइट नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से क्या हुआ, और फाइनली राजा ने क्या बोला, इसको एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया। फाइनली क्या हुआ, मोनार्क ने इसको रिजेक्ट कर दिया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, थर्ड स्टेट ने वॉकआउट कर लिया, थर्ड स्टेट असेंबली को छोड़ के चला गया। और वो कहाँ गए, और वो टेनिस कोर्ट में गए, जहां पे उन्होंने क्या ली, टेनिस कोर्ट की ओथ ली, और वहां पे उन्होंने क्या बनाया, वहां पे उन्होंने अपनी नेशनल असेंबली बनाई, और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, यानी कि हम अपना संविधान बना के तैयार करेंगे, और जो मोनार्क होगा, राजा होगा, उसे किसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, यानी कि जो ये लोग तो क्या कर रहे थे, ये लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, लेकिन ग्राउंड में क्या दिक्कत थी, ग्राउंड लेवल पे पूरे फ्रांस में अभी भी क्या प्रॉब्लम चल रही थी, लोग भूख से परेशान थे, लोगों को खाने के लिए चीजें नहीं मिल रही थी, लोगों को ब्रेड नहीं मिल रहा था, सारे लोग परेशान थे। और साथ ही साथ क्या एक कंडीशन थी कि जिन लोगों के पास रिसोर्सेज थे उन लोगों ने क्या करके रखा था, उन रिसोर्सेज को होल्ड करके रखा था। होल्ड करके मतलब अपने पास इकट्ठा करके रखा था, जिसकी वजह से उनके प्राइजेस अपने आप राइज हो। इन सब चीजों से परेशान होके फ्रांस की जो पब्लिक थी, क्राउड थी, उसने क्या किया, इन सारी शॉप्स पे अटैक करना चालू किया, इन सारी शॉप्स पे अटैक किया और इन्हें लूटना स्टार्ट कर दिया। फाइनली क्या हुआ, जो फ्रांस की पब्लिक थी वो क्या हुई, फ्रांस की पब्लिक इस तरह से एकदम से बहुत ज्यादा एंग्री हो गई, गुस्सा हो गई, और उसी टाइम पे आपको क्या देखने के लिए मिला, 14 जुलाई को क्या हुआ, आउटब्रेक स्टार्ट हो गया। आउटब्रेक मतलब इन लोगों को क्या, इन लोगों को एक इंफॉर्मेशन मिली, बेसिकली क्या था कि यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जब पब्लिक क्या कर रही थी, पब्लिक मार्केट को लूट रही थी, या एंग्री पब्लिक जब मार्केट में चीज़ों को एक तरह से डिस्ट्रॉय कर रही थी, तो उस टाइम पे राजा ने अपनी आर्मी भेज दी, और पब्लिक को क्या लगा कि ये जो आर्मी आई है ये क्या कर रही है, ये हम लोगों पे, हमें मारने के लिए आई है, या हम पे ओपन फायर करने के लिए आई है। इस वजह से जो लोग थे उन्होंने किस पे अटैक किया, इन्होंने किस पे अटैक किया, कौन से फोर्ट पे, हाँ, उन्होंने किस पे अटैक किया, फोर्ट ऑफ बास्टील पे अटैक किया। और किसकी खोज में, इन्हें बेसिकली ये लग रहा था कि फोर्ट ऑफ बास्टील में क्या है, बहुत सारे वेपन्स मिलेंगे, आर्म्स मिलेंगे, और उनकी हेल्प से हम आर्मी से लड़ पाएंगे। और फाइनली जब राजा को ये सब दिखाई दिया तो राजा क्या ने कहा, ठीक है भाई, आपको जैसा सही लगे, आप चाहते हो कि हम क्या बन जाएं, हम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन जाएं, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनने के लिए तैयार हैं। आप क्या करो, आप कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार करो और हम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन जाएंगे। तो फाइनली राजा ने क्या डिसाइड किया, फाइनली जो हमारी नेशनल असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार किया, कब, 1791 में, और यहाँ से स्टार्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अभी भी किंग एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या है, किंग को कौन कंट्रोल कर रहा है, नेशनल असेंबली। साथ ही साथ जो मिनिस्टर हैं उसको कौन कंट्रोल करेगा, उसको भी नेशनल असेंबली कंट्रोल करेगी। यानी कि कंट्री के अंदर अब क्या आ गया है, कंट्री के अंदर अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई।
और यहाँ पे क्या है आपको पता है, एक्टिव सिटीजन कौन होते थे? एक्टिव सिटीजन जिनके पास क्या होता था, हाँ, जिन्हें वोट डालने का राइट होता था वो क्या कहलाते थे? एक्टिव सिटीजन। और जिन्हें वोट डालने का राइट नहीं होता था वो किस में आते थे? पैसिव सिटीजन में देखने के लिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ उसमें बहुत सारे राइट दिए गए लोगों को, जैसे क्या है, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ये सारे के सारे राइट किसको दिए गए? फ्रांस की पब्लिक को, ठीक है। बट यहाँ पे राइट टू वोट नहीं दिया गया, सबको याद रखना, यूनिवर्सल राइट टू वोट कभी भी फ्रांस में एक साथ नहीं दिया गया। बहुत लंबे समय बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है सारे लोगों को वोट डालने का राइट। एज डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग कितनी एज डिसाइड करते हैं, जैसे इंडिया में 18 ईयर है तो सारे 18 ईयर से अबव के सारे लोगों को वोट डालने का राइट। इंडिया ऐसी कंट्री थी जिसने इंडिपेंडेंस के साथ ही सारे लोगों को वोट डालने का एक साथ राइट दे दिया था, चाहे आप एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, चाहे आप वुमेन हो, चाहे आप मैन हो, आप सारे लोगों को वोट डालने का राइट मिलेगा, ठीक है। तो ये इंडिया की क्वालिटी थी कि इंडिया ने सारे लोगों को राइट दिया था। क्लियर है? फाइनली क्या होता है कि जो लेकिन बेसिकली क्या है, जो लुई 16 है उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बनने के लिए तो रेडी हो गए, लेकिन जिसके पास पावर थी, पापा ने कुछ टाइम पहले पावर दी थी और इन्होंने क्या किया, ज़्यादा दिन एंजॉय भी नहीं करने दिया और इन्होंने कहा कि अब तो आप नेशनल असेंबली के अकॉर्डिंग काम करोगे। तो इन्होंने क्या किया, एक सीक्रेट निगोशिएशन किया, किसके साथ? प्रोसिया के साथ। प्रोसिया के साथ सीक्रेट निगोशिएशन किया और उनसे क्या बोला कि आप क्या करो, आप हमारे लैंड पे अटैक कर दो, यानी कि फ्रांस पे अटैक कर दो और फ्रांस को डिफीट कर दो और दोबारा से हमें क्या कर देना, दोबारा से हमें पावर में बिठा देना। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी तो उसी टाइम पे क्या हुआ, कैसे भी करके ये बात किसको पता चल गई? नेशनल असेंबली को। तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, ऊनो रिवर्स। ऊनो रिवर्स का मतलब क्या है कि तुम अटैक करोगे उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम ही अटैक कर देते हैं, कि तुम यहां तक आओ इससे पहले हम ही आते हैं, हम ही तुमसे मिल लेते हैं। तो फाइनली क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने अटैक किया किस पे? प्रूसिया पे और ऑस्ट्रिया पे 1792 में। और राजा को भी क्या किया, राजा से कहा कि तुम्हें चुपचाप बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन के चुपचाप बैठे रहो, लेकिन तुम्हें चीजें समझ में नहीं आई, तो चलो तुम अभी नहीं, अभी मारेंगे नहीं, अभी क्या कर दिया, अभी इन्हें क्या कर दिया, हाँ, बंद कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। कहा था कि चुपचाप कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन के मजे काटो, लेकिन तुम्हें चीजें पसंद नहीं आई, अब तुम कहाँ रहो, जेल में, और सारी पावर किसके पास रहेगी, सारी पावर हमारे पास रहेगी। लेकिन एक चीज समझो, जब नेशनल असेंबली का टाइम पीरियड चल रहा था तो वो सारी की सारी पावर किसके पास थी, मिडिल क्लास के पास। यानी कि जो अभी लोअर क्लास है, सोसाइटी के जो पुअर लोग हैं, लोअर पीजेंट हैं, साथ ही साथ फार्मर हैं, उन सबको अभी भी राइट नहीं थे। वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग अभी भी राइट के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। और वही सारे लोग क्या बना रहे थे, वो सारे लोग क्रिएट कर रहे थे क्लब। वो किसका क्रिएशन कर रहे थे, क्लब्स का क्रिएशन कर रहे थे। और इसी में सबसे मोस्ट फेमस क्लब निकल के आता है जिसे क्या बोला गया, जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब सबसे मोस्ट फेमस निकल के आता है और इसका लीडर होता है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ठीक है। तो वही चीज है ना कि सबने कहा कि हमारा लीडर करके इसे पावर दे देंगे, और बाद में ये क्या करेगा, बाद में ये सबको रुला देगा कि भाई, वो कहेगा हमें पावर दी है तो अब हम दिखाते हैं कि पावर का मेन यूज किस तरह से किया जाता है। तो ये क्या है, ये लोअर कैटेगरी में, मतलब जो थर्ड स्टेट में भी पुअर क्लास में एग्जिस्ट करता था, लाइक आर्टिसन हो गए, पीजेंट हो गए, उन सब का लीडर बन के कौन निकला, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। और फाइनली इसने क्या किया, सबसे पहले इसने कहा कि जो राजा जेल में है पहले उसे बाहर निकालो, उसका करते हैं इंतजाम, ठीक है, राजा को बाहर निकालो, पहले उसका इंतजाम करते हैं। इसने प्रूसिया के साथ बातचीत कैसे करी, चुपचाप आराम से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना दिया था, लेकिन इससे चैन नहीं था। तो अब क्या करते हैं, अब पहले इसका हिसाब करते हैं, बाद में हम क्या करेंगे, बाद में हम पावर को संभालेंगे, ठीक है। मोनार्क को गिलोटिन कर देता है, मार देता है, और सारी पावर किसके अंदर ले लेता है, सारी पावर अपने अंडर कैप्चर कर लेता है। और इसकी जो रूल करने की पावर इस तरह से थी कि ये सारी चीजों को अपने अकॉर्डिंग ही डिसाइड करता था,
डिसाइड करने का मतलब ये है कि वहाँ पे लोगों की वेजेस कितनी होंगी, किस तरह से लोगों को फूड मिलना चाहिए। ये ही कॉन्सेप्ट लेके आया था इक्वलिटी ब्रेड का। इक्वलिटी ब्रेड मतलब होगा कि सारे लोगों को, कोई किसी को भी स्पेशल ब्रेड नहीं मिलेगा, सबको इक्वल बीट का ही ब्रेड दिया जाएगा और किसी को भी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस का ब्रेड खरीदने का राइट नहीं था। ठीक है। और एक इसकी सबसे क्वालिटी थी कि जो लोग इसके अगेंस्ट जाते थे उसको ये क्या करा देता था, उसको ग्लोटीन करा देता था। कि मतलब अगर रात में ये कह रहा है दिन है, तो कोई बोला कि नहीं है दिन, तो कह रहा सुबह मिलना, अभी बताते हैं दिन है कि नहीं है। ठीक है। सुबह आराम से ग्लोटीन में बैठाया और फिर पूछता था दिन है कि नहीं, नहीं है, खेल खत्म। तो बेसिकली क्या था कि ये इतनी बुरी तरह लोगों को मार रहा था कि इसकी पार्टी के जो लोग थे उन्होंने भी ये बोला कि भाई साहब आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। तो ये अपनी पार्टी के लोगों को भी बोलता था कि अच्छा हम ज़्यादा कर रहे हैं तो ठीक है, आओ तुम्हें भी ग्लोटीन करते हैं। अगर इनकी पार्टी के लोग भी अगर इसके अगेंस्ट बोलते थे तो ये बोलता था कि आओ चलो ठीक है हम ज़्यादा कर रहे हैं, आओ तुम्हें ज़्यादा इक्वलिटी चाहिए ना, ज़्यादा फ्रीडम की बातें कर रहे हो, आओ पहले तुम्हें ही ग्लोटीन करते हैं। तो इसने बोल सकता। तो फाइनली इसे क्या लगा, फाइनली इनके जो लोग हैं इन्हें समझ आया कि अगर इसी तरह से ये रूल करता रहा तो ये क्या करेगा, ये सारे लोगों को किसी के पास कोई भी पावर नहीं रहने देगा। तो फाइनली इसको कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू इसको भी पनिशमेंट दी गई और फाइनली इसे कन्विक्ट कब किया गया, जुलाई 1794 में। और इनसे कहा कि चलो तुम्हारा भी ग्लोटीन कराते हैं, तुमने बहुतों के ग्लोटीन कराए हैं, अब तुम्हारा टाइम आ गया है ऊपर जाने का। तो फाइनली इसे भी क्या कर दिया गया, इसको भी ग्लोटीन कर दिया गया। क्लियर है। तो बेसिकली ये चीज क्या थी कि अब लोग क्या गए, अब लोग बहुत ज्यादा डर गए। यानी कि पहले मिडिल क्लास का टाइम पीरियड था तो फिर भी चीजें सही चल रही थी, लेकिन जो मैक्सिमिलियन का टाइम पीरियड आया, मैक्सिमिलियन ने अपने टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा एक तरह से तबाही मचा दी। इसीलिए इसके टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, इसीलिए इसके टाइम पीरियड को बोलते हैं द रेन ऑफ टेरर। टेरर मतलब था सबके अंदर डर का माहौल आ गया था। ठीक है। तो बेसिकली ये चीज था। तो अब इस तरह से कोई मोनार्क ना बने, यानी कि सिंगल पर्सन के पास सारी पावर ना आए, तो इन्होंने क्या कहा, अब इन्होंने कहा कि नेक्स्ट हम जिसको बनाएंगे, अब जो नेक्स्ट निकल के आएगा वो कहां से निकल के आएगा, मिडिल क्लास से, लेकिन सिंगल पर्सन को सारी की सारी पावर नहीं दी जाएगी। अब क्या करा जाएगा, ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप को पावर देंगे कंट्री को चलाने के लिए। और वहां से एंट्री होती है किसकी, उस वहां से एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। वहां से एंट्री किसकी होती है, वहां से एंट्री होती है डायरेक्टरी की। यानी कि अब सारी पावर किसके पास आ जाएगी, अब सारी पावर डायरेक्टरी के पास आ जाएगी। तो देखो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले पावर स्टेट जनरल के पास थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। वहां से पावर किसके पास आई, नेशनल असेंबली के पास आई। नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाई। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के बाद पावर किसके पास आई, कन्वेंशन के पास। यानी कि जो मैक्सिमिलियन का टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में कन्वेंशन का रूल था। और फाइनली जो मैक्सिमिलियन से चल के पावर किसके पास आई, फाइनली जो पावर आई वो किसके पास आई, डायरेक्टरी के पास। अब डायरेक्टरी के पास जब पावर आई तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे दो टाइप की जो बॉडी थी वो दो टाइप की बॉडी थी। बेसिकली क्या था, टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे टू इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। एक क्या थी, जो रूल बनाने का काम करती थी, यानी कि काउंसिल का बेसिकली काम क्या था, रूल बनाने का काम। और जो 5 मेंबर की डायरेक्टरी थी उसका क्या काम था, उसका काम था चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की, यानी कि इम्प्लीमेंट कराने की। लेकिन दिक्कत क्या थी, इन लोगों की आपस में ही नहीं बनती थी। ये लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़े पड़े थे कि तुमने हमें थप्पड़ कैसे मारा, हम तो पीछे वाली सीट पे बैठे थे, तुमने ऐसे कैसे मार दिया हमें, और हम तो, हमारी सीट थी, हमारा बैग रखा था, हैं हमारा बैग रखा था, तुमने बैग कैसे हटा दिया। ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर नेपोलियन कहते हैं कि अरे यार तुम लोग तो ऐसे लड़ रहे हो, तुम लोग तो नहीं चला पाओगे। तो क्या करते हैं, लाओ दिखाओ, हम चला के दिखाते हैं कि किस तरह से कंट्री चलाई जाती है। ठीक है। बेसिकली क्या था कि यहाँ ये लोग आपस में लड़ रहे थे, काउंसिल वाले लोग, और साथ ही साथ जो डायरेक्टरी वाले लोग हैं इनकी आपस में लड़ाई भिड़ाई चल रही थी कि कैसे थप्पड़ मार सकते हो, हम तो डायरेक्टरी हैं, हमें तो चलाने के लिए बोला गया है कंट्री। लेकिन इन्होंने कहा ठीक है, लड़ते रहे ये लोग आपस। और इस मौके का फायदा किसने उठाया, इस मौके का फायदा उठाता है कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। बोनापार्ट कहता है देखो हम चला के दिखाते हैं, कुछ दिन तुम रुको, हम दिखाते हैं कि किस तरह से कंट्री चलाई जाती है। थोड़ी देर के लिए हमें दिखाओ, जैसे गाड़ी नहीं होती है वो बोलते हैं कि थोड़ी दिखाओ, हम चला के दिखाते हैं।
और तुमने दे दी और पता चला गाड़ी लेके भाग गया, ठीक है। तो बेसिकली नेपोलियन ने क्या कहा, लाओ हम कंट्री चला के दिखाते हैं, और डायरेक्टरी को उठा के उसकी पोजीशन से रिमूव कर दिया, और पावर में कौन आ गया, पावर में नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। और बोनापार्ट की एंट्री कब होती है, फाइनली बोनापार्ट की एंट्री कब होती है, 1799 में, ठीक है। फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होती है, और इसे एक टैग दिया गया था, क्या टैग दिया गया था, हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी, यानी कि क्या है, आजादी का दूत। मतलब इसने स्टार्टिंग में आके तो फ्रांस में बहुत अच्छी अच्छी चीजें करी, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करा, लोगों को इक्वालिटी दी, आसपास के रीजन को कैप्चर कर लिया, फ्रांस की टेरिटरी इंक्रीज करी, तो लोगों को लगा अरे नेपोलियन तो क्या है, नेपोलियन तो बहुत ज़्यादा महान है, नेपोलियन ने बहुत कुछ करा। लेकिन जिस जिस टेरिटरी को उसने कैप्चर किया उन्हें ये सब राइट नहीं दिए, तो उन्हें समझ आया अरे ये तो गलती कर दी, मतलब भारी मिस्टेक हो गई, ये तो ऐसे ऐसे इन्हें राइट नहीं देने चाहिए थे, ठीक है। तो 10th में हम किस पे कंटिन्यू करेंगे, किस तरह से नेपोलियन ने चीज़ों को अच्छा किया, किस तरह से चीज़ों को चेंजमेंट किया, ये सारा हमारा 10th में, ठीक है। हाँ, बैटल ऑफ वाटरलू कब हुआ था, कब हुआ था बैटल ऑफ वाटरलू, हाँ, बैटल ऑफ वाटरलू होता है हमारा 1815 में। यानी कि क्या था, यानी कि बैटल ऑफ वाटरलू में क्या होता है, बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन फाइनली डिफीट होता है। तो मान लो कि कब था, 1799 से क्या है 1815 के टाइम पीरियड तक नेपोलियन आराम से पावर को इंजॉय करता है। फाइनली 1815 में क्या होता है, 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन डिफीट होता है, और फाइनली क्या होता है, दोबारा से बर्बन डायनेस्टी की एंट्री हो जाती है, दोबारा से पावर में कौन आ जाता है, बर्बन डायनेस्टी, ठीक है। अब एक चीज समझो, पहले कंप्लीट फ्रांस, जो फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था, या फ्रांस में जो किस तरह से रेवोल्यूशन हुआ, किस तरह से सारा टाइम पीरियड आया, और किस तरह से नेपोलियन की एंट्री हुई। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले फ्रांस में मोनार्की एग्जिस्ट कर रही थी, मोनार्की को रिमूव करके किसकी एंट्री हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के बाद किसका टाइम पीरियड आता है, मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर को, और इसी टाइम को पीरियड को क्या बोलते हैं, कन्वेंशन का टाइम पीरियड। और उसके बाद किसकी एंट्री होती है, डायरेक्टरी, यानी कि डायरेक्टरी का टाइम पीरियड आता है। और लास्ट में किसका टाइम पीरियड देखने के लिए मिलती है, लास्ट में हमें नेपोलियन का टाइम पीरियड देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस कर ली। अब हमारे कुछ रिमेनिंग टॉपिक हैं जिसमें वुमेन, स्लेव्स, इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है, आपको पता है कि फ्रांस की सोसाइटी में क्या देखने के लिए मिल रहा था, वुमेन की कंडीशन तो बहुत टाइम तक इंप्रूव नहीं हुई। आपको देखने के लिए मिलेगा कि लास्ट में जो वुमेन को वोटिंग राइट है वो कब जाके मिला, 1946 में जाके फ्रांस में वुमेन को वोट डालने का राइट दिया गया। इससे पहले कंट्री के अंदर वुमेन को वोट डालने का राइट नहीं था। वोट डालने का राइट तो छोड़ो, उन्हें क्या था, उन्हें पढ़ने का भी राइट नहीं था, उन्हें जॉब करने का भी राइट नहीं था। बेसिकली क्या था, सिर्फ उन लोगों को पढ़ने का राइट था जो कौन थे, ओनली डॉटर ऑफ द नोबल्स और द वेल्दियर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट कॉन्वेंट। यानी कि जो क्या है, जो वेल्दियर लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे थर्ड स्टेट के, उन्हें ही क्या था, उन्हें ही स्कूल में या कॉन्वेंट में पढ़ने का राइट था। साथ ही साथ क्या था कि जो वुमेन है उनकी जो बेजेस थी वो मैन से क्या थी, हरदम कम देखने के लिए मिलती थी। यानी कि वुमेन की जो बेजेस थी वो मैन से हरदम कम होती थी। और साथ ही साथ क्या था यहाँ पे, अब ये सारी, अब ऐसा तो है नहीं कि वुमेन के साथ इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वुमेन को इतनी प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल रही है, और वुमेन क्या करेंगी, वुमेन चुप बैठेंगी। तो वुमेन ने भी क्या किया, वुमेन ने भी अपने पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट किए, न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, जहां पर इन्होंने अपने राइट की डिमांड करनी चालू करी। जिस तरह से और सारे क्लब चल रहे थे उसी तरह से वुमेन ने भी क्या किया, वुमेन ने भी न्यूज़पेपर और क्लब्स की हेल्प से अपने राइट की डिमांड करनी चालू करी। अब एक चीज समझना कि फ्रांस में हम लोगों ने डिस्कस किया कि फ्रांस में टाइम पीरियड चेंज हो रहा था, और टाइम पीरियड चेंज होने के साथ क्या था, वुमेन को जो पावर थी वो भी देखने के लिए, वो भी चेंजमेंट देखने के लिए मिल रहा था पावर में। जैसे जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट का टाइम पीरियड था, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट का टाइम पीरियड मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के बाद का टाइम पीरियड आया, वहां पे क्या हुआ, वहां पे वुमेन को कुछ राइट मिले। यानी कि उन्हें पढ़ने का राइट दिया गया, उन्हें
जॉब करने का राइट दिया गया, लेकिन किस टाइम पीरियड पे? जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट का टाइम पीरियड था, आफ्टर, कब? आफ्टर 1791 के टाइम पीरियड के बाद। लेकिन फाइनली किसका टाइम पीरियड आता है? जैसे दोबारा से ही मैक्सिमिलियन रोबोस्फियर का टाइम आता है, वो क्या करता है? फिर से ये सारी चीजें खत्म कर देता है, यानी कि अब वुमेन को फिर से कोई भी राइट देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैक्सिमिलियन ने अपने टाइम पीरियड पे सारे जो वुमेन को राइट मिल रहे थे, जितने भी उसको स्पेशल राइट दिए जा रहे थे, वो सारे के सारे राइट को वापस ले लिया। और फिर जब डायरेक्टरी का टाइम पीरियड आया तो फिर धीरे धीरे वुमेन्स को राइट मिलने चालू हुए। तो जिस तरह से ऊपर पावर में चेंजमेंट आया, उसी तरह से वुमेन की जो वुमेन को जो राइट थे उनमें भी चेंजमेंट देखने के लिए मिले। और फाइनली क्या था? फाइनली 1946 में वुमेन को क्या मिला? वुमेन को फाइनली क्या मिलता है? राइट टू वोट। यानी कि फाइनली 1946 में वुमेन को वोट डालने का राइट दिया गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये फ्रांस के अंदर जो वुमेन की केस स्टडी है वो हम लोगों ने डिस्कस करी। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या है? स्लेव के बारे में बात करेंगे, स्लेवरी। हाँ, स्लेवरी की बात करेंगे कि किस तरह से फ्रांस के अंदर जो स्लेवरी है उसको एबॉलिश किया गया। तो सबसे पहले क्या था? अच्छा, स्लेवरी की जरूरत क्या थी? स्लेवरी की जरूरत इसलिए थी कि फ्रांस के अंदर जो वेल्दी लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, नोबल थे, और थर्ड स्टेट में भी जो बिजनेस प्रोफेशनल थे और जो हाँ जो रॉयल लोग थे, उन सबको क्या था? वो अपने काम खुद नहीं करते थे, तो वो क्या करते थे? काम करने के लिए किसको हायर करते थे? स्लेव्स को। हायर मतलब क्या कर सकते थे? एक तरह से फोर्सफुली उनसे काम कराया करते थे। ठीक है, तो अपना काम कराने के लिए क्या किया जाता था? अपना काम कराने के लिए स्लेव्स को हायर किया जाता था या स्लेव्स को खरीदा और बेचा जाता था। तो बेसिकली क्या वो स्टार्ट हुआ उसके लिए? स्लेव ट्रेड। अब स्लेव ट्रेड क्या था? स्लेव ट्रेड एक ट्रायंगल के बीच में होता था। किस तरह से? यहाँ ऊपर वाले रीजन यूरोप है, यहाँ हमारा क्या है? अफ्रीका है, और ये हमारी क्या है? ये हमारे कैरेबियन आइलैंड है। ठीक है, कैरेबियन आइलैंड एक तरह से जो वेस्ट इंडीज वाला रीजन है आज के टाइम पे, वो रीजन देखने के लिए मिलता है। तो जो यूरोप के लोग थे वो क्या करते थे? वो अफ्रीका से लोगों को पकड़ के ले जाते थे, कहाँ पे? यूरोप में, एज अ स्लेव की फॉर्म में, और उन्हें कहाँ भेज देते थे? फाइनली इस रीजन में भेज देते थे। किसके लिए? काम करने के लिए। यानी कि अपनी कॉलोनीज में जो ब्रिटिशर थे वो अपनी कॉलोनीज में किन से काम करा रहे थे? स्लेव लोगों से अपनी कॉलोनीज में काम कराते थे। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं स्लेव ट्रायंगल। यानी कि हाँ, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड में अफ्रीका से वो लोगों को पकड़ते थे, क्योंकि अफ्रीका ब्रिटेन के अंदर कॉलोनीज था, और डिफरेंट जो यूरोपियन पावर है उनकी कॉलोनीज थी। तो यहाँ से लोगों को ले जाके वो फाइनली यूरोप में ले जाते थे, और इन्हें कहाँ पे बेच देते थे? फाइनली कैरेबियन आइलैंड में, या जो अमेरिका वाला रीजन है वहाँ पे इन्हें फोर्सफुली काम करने के लिए बेच देते थे। तो इस तरह से क्या चल रहा था? इस तरह से जो स्लेव ट्रेड है वो देखने के लिए मिल रहा था। क्लियर है? लेकिन जैसे हमने बात करा कि वुमेन के टाइम पीरियड पे स्लेवरी में चेंजमेंट आया टाइम टू टाइम, उसी तरह से क्या चेंजमेंट आएगा? स्लेवरी में भी टाइम टू टाइम चेंजमेंट मिलेगा, जिस तरह से जो टाइम पीरियड चेंज होगा। तो जब ओल्ड रिजीम था, यानी कि जब मोनार्की रूल कर रही थी, उस टाइम पीरियड पे तो क्या है? उस टाइम पीरियड पे जो स्लेवरी थी वो क्या थी? वो प्रेवलेंट थी। यानी कि पूरी कंट्री में क्या चल रही थी? स्लेवरी, पूरी फ्रांस की कंट्री में देखने के लिए स्लेवरी देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन क्या हुआ? 1789 के बाद जब नेशनल असेंबली के पास पावर आई, 1789 के बाद रेवोल्यूशन हुआ, और फाइनली पावर किसके पास आई? नेशनल असेंबली के। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने डिस्कस करी थी, नेशनल असेंबली जब यहाँ पे बनती है तो पावर किसके पास आती है? पावर मिडिल क्लास के पास आती है, जो वेल्दियर पीपल हैं सोसाइटी के। तो इन लोगों को लिए भी क्या था? इन लोगों को भी काम करने के लिए लोगों की जरूरत थी, स्लेव्स की जरूरत थी। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे स्लेवरी को एबॉलिश करने का डिस्कशन तो हुआ, लेकिन जो स्लेवरी है उसे एबॉलिश नहीं करा गया। अगर स्लेवरी एबॉलिश कर देते तो ये भी तो वेल्दियर लोग हैं, इन्हें भी तो अपना काम कराने के लिए लोगों की ज़रूरत है, तो इन्हें खुद अपना काम सारा करना पड़ता। तो यहाँ भी क्या हुआ? यहाँ भी स्लेवरी एबॉलिश नहीं हुई। लेकिन जैसे ही जैकोबियन का टाइम पीरियड आया, अब हमें पता है जैकोबियन के टाइम पीरियड पे सारी पावर किसके पास थी? जो सोसाइटी के
एक तरह से लोअर स्टार्टा के लोग थे, लोअर क्लास के लोग थे, पुअर लोग थे। तो अब ये क्या करेंगे, ये चाहेंगे कि जो स्लेव्स हैं, क्योंकि इनकी क्या है, इनकी सिंपैथी है उनके साथ कि उन लोगों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों ने फाइनली क्या बोला, जो लोअर क्लास के यानी कि मैक्सिमिलियन के टाइम पे या जोकोबियन के टाइम पीरियड पे जो स्लेवरी है उसे क्या कर दिया गया, उसे अबॉलिश कर दिया गया। लेकिन नेपोलियन का टाइम पीरियड आता है तो नेपोलियन क्या करता है, अब देखो एक नेपोलियन के टाइम पीरियड में हमें पता है कि नेपोलियन ने क्या कर दिया था, लोगों को क्या दे दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी, कि लोगों को अपनी प्रॉपर्टी रखने का राइट है। अब जब प्रॉपर्टी रखने का राइट है तो उस राइट प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए या उस प्रॉपर्टी पे काम करने के लिए किसकी जरूरत है, लोगों की जरूरत है, स्लेव्स की जरूरत है। इसीलिए नेपोलियन ने क्या किया, स्लेवरी को दोबारा से री इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में क्या था, डिफरेंट डिफरेंट स्लेवरी का टाइम पीरियड देखने के लिए मिला। कभी स्लेवरी को स्टार्ट किया गया, कभी बीच में खत्म कर दिया गया, और कभी दोबारा से स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, और जो हमारा फाइनल क्या है, फाइनल हमें डिस्कस करना है द रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। तो जो रेवोल्यूशन आया, क्या उस रेवोल्यूशन ने किस तरह से सोसाइटी के अंदर चेंजमेंट लाए, किस तरह से चीज़ों को बदल दिया। अब 10th क्लास में जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि जो ये रेवोल्यूशन हुआ इसने क्या किया, जो यूरोप की अदर कंट्रियां थी, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियां थी, वहाँ के लोगों को भी इंस्पायर किया कि वो क्या करें, हाँ वो रेवोल्यूशन करें। जैसे जर्मनी हुआ, रशिया हुआ, और ये जो इटली हुआ, साथ ही साथ इन सारी कंट्रियों में भी क्या हुए, इन सारी कंट्रियों में भी रेवोल्यूशन देखने के लिए मिले। यानी कि जो रेवोल्यूशन फ्रांस में स्टार्ट हुआ, उस रेवोल्यूशन ने पूरे के पूरे यूरोप को एक तरह से इम्पैक्ट किया, पूरा का पूरा यूरोप उससे इफेक्ट हुआ। साथ ही साथ इंडिया जैसी कंट्री भी इंस्पायर हुई, किससे, इंडिया जैसी कंट्रियां भी फ्रांस के रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुई। तो फाइनली क्या हुआ, द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट upon themselves to the pass law that would translate the idea of liberty and the equality into the everyday practice। तो जो वहाँ पे गवर्नमेंट थी, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, उसने इक्वलिटी और लिबर्टी के आइडिया को पूरे यूरोप में फैलाया, पूरे वर्ल्ड में फैलाया, जिसकी वजह से सारे लोगों ने इक्वलिटी और लिबर्टी की डिमांड करनी स्टार्ट करी। क्लियर है? तो ये हमारा आज का लेक्चर था। हम लोगों ने द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पूरा चैप्टर एक वन शॉट में कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है?